दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्वांटम यांत्रिकी के आज के हमारे इस लेक्चर में हम सरल आवर्ती दोलित्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हम सरल आवर्ती दोलित्र की चिरसम्मत विधि तथा क्वांटम यांत्रिकी विधि दोनों विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चिरसम्मत विधि या क्लासिकल मेथड। तो सबसे पहले सरल आवर्त गति, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। वह समय जिसके पश्चात गति दोहराई जाती है आवर्तकाल कहलाता है तथा प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अर्थात यदि न्यू आवृत्ति हो तो न्यू बराबर 1/t अर्थात आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति होती है। मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब यहां पर हमने एक सरल लोलक दर्शाया है। अब इस लोलक को मैं एक साइड में खींचकर छोड़ दूं तो इस टाइप से आगे पीछे दोलन करेगा। तो मध्य स्थिति के दोनों तरफ यह दोलन करना प्रारंभ करता है। तो पहले ये यहां पर था, हमने यहां पर ले जाकर इसको छोड़ दिया है। तो जैसे इसको छोड़ोगे ये यहां से इधर फिर इधर जाएगा और इसके पश्चात वापस ये इधर तथा इधर आएगा। तो स्पष्ट है कि जैसे आप सरल लोलक को एक साइड में ले जाकर छोड़ देते हो, ये अपनी मध्य स्थिति के दोनों तरफ दोलन करना प्रारंभ करता है तथा सरल लोलक की यह गति सरल आवर्त गति होती है। यदि किसी क्षण कण का विस्थापन x हो तो कण पर प्रत्यानयन बल F is directly proportional to x अर्थात प्रत्यानयन बल का मान विस्थापन के समानुपाती होता है तथा यह बल सदैव मध्य स्थिति की ओर लगता है। अब यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो F is equal to -kx। तो यहां पर ये k एक स्थिरांक है जिसे हम स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक कहते हैं तथा यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यह बल सदैव मध्य स्थिति की ओर कार्यरत है। यहां k बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। अब यदि हम सरल आवर्ती दोलित्र का हल ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए दो विधियां हैं। एक विधि चिरसम्मत विधि या क्लासिकल मेथड तथा दूसरी क्वांटम यांत्रिकी विधि या क्वांटम मैकेनिकल मेथड है। तो इन दोनों विधियों से हम सरल आवर्ती दोलित्र का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम चिरसम्मत विधि तथा क्वांटम यांत्रिकी विधि दोनों का प्रयोग करेंगे तथा एक एक करके दोनों से सरल आवर्ती दोलित्र का हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चिरसम्मत विधि। न्यूटन के नियम से F इक्वल टू एम ए या F इक्वल टू एम d2x/dt2 यहां a कण पर कार्यरत त्वरण है तथा m कण का द्रव्यमान है। चूंकि x कण का विस्थापन है इसलिए यदि हम x का t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें वेग प्राप्त होगा तथा यदि पुनः x का अवकलन करें अर्थात यदि x का दो बार t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हमें त्वरण a का मान प्राप्त होता है। तो न्यूटन के नियम से F इक्वल टू एम ए तथा a बराबर d2x/dt2 जहां a कण पर कार्यरत त्वरण है
जबकि m कण का द्रव्यमान है। अब यदि हम इस a का मान यहां पर रख दें तो F इक्वल टू m d2x अपॉन dt2। चूंकि प्रत्यानयन बल F इक्वल टू -kx है तथा न्यूटन के नियम से F इक्वल टू m d2x अपॉन dt2, तो अब यदि हम इन दोनों बलों की तुलना करें तो m d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू -kx, और m को अगर नीचे ले जाओगे तो d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू -k बाई m इंटू x, या d2x अपॉन dt2 प्लस k बाई m इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस k अपॉन m को हम ओमेगा 0 स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। यहां ओमेगा 0 इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम को हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर m d2x अपॉन dt2 इक्वल टू -kx, अब m को आप नीचे ले जाओ तो d2x अपॉन dt2 प्लस k बाई m इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब यदि हम k अपॉन m को ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहां ओमेगा 0 इक्वल टू रूट ऑफ k बाई m, तथा इसे हम कण का कोणीय वेग या कण की कोणीय आवृत्ति कहते हैं, तथा यह समीकरण सरल आवर्त गति का समीकरण कहलाता है। तो सरल आवर्त गति की समीकरण हमें d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 प्राप्त होती है। यहां ओमेगा 0 इक्वल टू रूट ऑफ k बाई m कण का कोणीय वेग है, जिसमें k बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक है एवं m कण का द्रव्यमान है। अब यदि हम इस सरल आवर्त गति का आवर्तकाल निकालना चाहें तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, एंड ओमेगा नॉट रूट k बाई m है, सो 2 पाई अपॉन रूट ऑफ k बाई m या 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। सो कण का आवर्तकाल या सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k होगा। तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की जगह हमने रूट k बाई m यहां रख दिया, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। अब आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाती है, तो आवृत्ति क्या आ जाएगी, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, और t हमारे पास में 2 पाई रूट ऑफ m बाई k है, सो 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, और ये 1 अपॉन रूट m बाई k को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ k बाई m, इसलिए न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k बाई m। तो इस सरल आवर्त गति की आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k बाई m होगी। माना इस सरल आवर्त गति का हल अर्थात x का मान x इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x f dx तथा f इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आप इस f की जगह माइनस के एक्स रखो, तो जैसे f की जगह माइनस के एक्स रखोगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 0 टू x के x dx, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, सो के x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से x, तो पहले x की जगह x फिर x की जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सरल आवर्त गति कर रहे
कण की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। तो जैसे ही आपने F की जगह माइनस के एक्स रखा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, तो U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स के एक्स डी एक्स। अब के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा का मान हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। x विस्थापन पर गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें वेग की आवश्यकता होगी। अब x हमने a sin ओमेगा नॉट टी लिया था, तो अगर इसका हम डिफरेंशियल करें तो हमको v मिलेगा। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू a कण का आयाम जो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल करोगे तो cos ओमेगा नॉट टी का करोगे तो ओमेगा नॉट, तो v इक्वल टू a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट टी। एंड गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर है, v का मान हमने ये निकाला है, सो हाफ m, और ये क्या हो जाएगा a ओमेगा 0 cos ओमेगा 0 टी होल स्क्वायर। सो ये क्या होगा हाफ m और इसका स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। सो k इक्वल टू हाफ m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और ओमेगा नॉट रूट के बाई एम था, इसका मतलब k इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। तो आप इस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह अगर k लिखोगे तो k के टर्म्स में गतिज ऊर्जा कैपिटल K आ जाएगा हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। सो k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, v का मतलब dx बाई dt, सो k इक्वल टू हाफ एम dx बाई dt होल स्क्वायर। एंड x मैंने कहा था a साइन ओमेगा नॉट टी है, इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या हो जाएगा a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट टी, और यहां पर हम dx बाई dt की जगह ये रख देंगे, तो हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, क्योंकि dx बाई dt हमारा a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट टी हो गया था और उसको हमने यहां पर रख दिया, इसलिए स्क्वायर बनकर ये हो गया। नाउ यहां पर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी की वैल्यू चाहिए। अब x इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट टी है, सो अगर हम यहां से साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू निकालें तो वो क्या जाएगी x अपॉन a, और यहां से अगर आप cos ओमेगा नॉट टी निकालोगे तो cos ओमेगा नॉट टी होगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। साइन ओमेगा नॉट टी ये है, सो cos ओमेगा नॉट टी हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर, और यहां पर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी है इसलिए ये रूट हट जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का मान हमें मिलेगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, पर ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट ऑफ k बाई m था, इसलिए k इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो m ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम k लिख देते हैं, सो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हाफ k a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। सो हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम ए स्क्वायर एलसीएम लें तो ये क्या हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दो तो गतिज ऊर्जा का मान हमें मिलेगा हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा कैपिटल के इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये के हमारा स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक है, जबकि ये कैपिटल के गतिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर तथा गतिज ऊर्जा का मान हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यदि हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दें
तो हमें कुल ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। अतः दोलित्र की कुल ऊर्जा E इक्वल टू U प्लस के, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर है और गतिज ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोलित्र की कुल ऊर्जा E का मान हाफ के ए स्क्वायर प्राप्त होगा। तो कुल ऊर्जा E बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, और दोनों को अभी मैंने जोड़ के बताया था कि अगर इसको और इसको जोड़ते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कुल ऊर्जा का मान हाफ के ए स्क्वायर होगा। चूंकि के स्प्रिंग नियतांक है, अतः स्पष्ट है कि कुल ऊर्जा का मान ए स्क्वायर के समानुपाती होगा। So E is directly proportional to a square, अर्थात दोलित्र की कुल ऊर्जा उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। चूंकि आयाम का मान सरल आवर्त गति में नियत रहता है, इसलिए दोलित्र की कुल ऊर्जा सदैव नियत होगी। निष्कर्ष, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ था, अतः सरल आवर्त गति कर रहे कण के आयाम के सभी मान संभव हैं, अतः दोलित्र की ऊर्जा के सभी मान संभव हैं। अब ए का मान कुछ भी हो सकता है, चूंकि ए के सभी मान संभव हैं, अतः दोलित्र की ऊर्जा के सभी मान संभव हैं। गतिज ऊर्जा का मान हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। सीमा अर्थात x इक्वल टू प्लस माइनस ए के बाहर, क्योंकि कण को हमने एक साइड में ले जाकर छोड़ दिया था, तो जैसे ही छोड़ा ये मध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करना प्रारंभ करने लगा था, तो कण का अधिकतम विस्थापन अर्थात आयाम a है, अर्थात सरल आवर्त गति की सीमा x इक्वल टू प्लस माइनस ए है, तो सीमा के बाहर अर्थात प्लस माइनस ए के बाहर, तो अगर हम x को प्लस माइनस ए से ज्यादा लिख दें नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब k इज लेस देन 0। तो k का मान अर्थात गतिज ऊर्जा का मान 0 से कम होगा, अर्थात गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो संभव नहीं है। अतः चिरसम्मत रूप से कण के सीमा के बाहर पाए जाने की संभावना 0 होती है, क्योंकि x इक्वल टू प्लस माइनस ए के बाहर गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, जो संभव नहीं है। अतः चिरसम्मत रूप से कण के बाहर पाए जाने की संभावना 0 होती है, अतः कण केवल सीमा के भीतर ही दोलन कर सकता है। अब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी था, और यहां से हमने v का मान a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी निकाला था। अब a ओमेगा नॉट अगर v नॉट है तो v बराबर v नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, तो कण का वेग v इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी है। अतः मध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम तथा बाह्य बिंदुओं पर न्यूनतम अर्थात 0 होता है। चूंकि v बराबर v नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी है, तो आप इसको v नॉट इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और साइन ओमेगा नॉट टी का मतलब x अपॉन ए, सो v नॉट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर सकते हो। तो माध्य स्थिति पर x बराबर 0 और x बराबर 0 होगा, तो v बराबर v0, अर्थात माध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम है तथा बाह्य बिंदुओं पर अर्थात यदि x का मान प्लस माइनस a हो, तो जैसे x को प्लस माइनस a करोगे ये क्या हो जाएगा 1, एंड रूट 1 माइनस 1 का मतलब 0, तो v का मान 0 आ जाएगा। तो माध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम अर्थात v नॉट है तथा बाह्य बिंदु पर न्यूनतम अर्थात 0 होता है। अतः मध्य स्थिति पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम है तथा बाह्य बिंदुओं पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। क्योंकि मध्य स्थिति पर वेग न्यूनतम है, इसलिए यहां पर
कण बहुत कम समय के लिए रुकेगा, जबकि बाह्य बिंदुओं पर वेग न्यूनतम है, इसलिए वह अधिकतम समय अपना बाह्य बिंदु पर व्यतीत करेगा। इस स्थिति में माध्य स्थिति पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम, जबकि बाह्य बिंदुओं पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। नाउ x बराबर a sin ओमेगा नॉट t था। अब यदि हम x और ओमेगा नॉट t के मध्य ग्राफ खींचें, तो क्योंकि साइन का ग्राफ है, इसलिए ग्राफ हमको इस टाइप से प्राप्त होगा। तो ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। यदि वेग के लिए ग्राफ खींचो तो v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी है। अब अगर ओमेगा नॉट टी 0 है तो कॉस का मान अधिकतम होगा, अतः v एवं ओमेगा नॉट टी के मध्य खींचा गया वक्र कुछ इस प्रकार होगा। तो 0 पर अधिकतम, पाई पर माइनस वी नॉट, 2 पाई पर फिर वी नॉट, 3 पाई पर माइनस वी नॉट, जबकि ओमेगा नॉट टी इक्वल टू 0 पर v का मान अधिकतम है तथा ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पर v का मान 0 है। अब u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यदि x का मान 0 है तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी तथा x इक्वल टू प्लस माइनस a पर, अर्थात बाह्य बिंदुओं पर u बराबर हाफ के a स्क्वायर, तो u के लिए ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो u का ग्राफ गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यदि x का मान 0 हो तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी जो कि हाफ के ए स्क्वायर होगी, तथा यदि x इक्वल टू प्लस माइनस ए हो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान 0, अर्थात गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा। तो बाह्य बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा 0, अतः k एवं x के मध्य ग्राफ हमें इस प्रकार मिलेगा, गतिज ऊर्जा का वक्र। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो कुल ऊर्जा E का मान हाफ के ए स्क्वायर होगा, इसलिए कुल ऊर्जा सदैव नियत होगी। ये ग्राफ कुल ऊर्जा के लिए होगा, तो कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत होगा, इसलिए ग्राफ हमें इस टाइप से मिलेगा। नाउ क्वांटम यांत्रिकी विधि। अभी हमने सरल आवर्ती दोलित्र की चिरसम्मत विधि का अध्ययन किया है। अब हम क्वांटम यांत्रिकी विधि का अध्ययन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी विधि, सबसे पहले आइगन फलन अर्थात साई का मान हमें ज्ञात करना है। एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण d2 psi by dx2 plus 2m upon h cross square e minus v into psi equal to 0। यहां साई आइगन फलन है या तरंग फलन है, e कुल ऊर्जा, v स्थितिज ऊर्जा, यहां h क्रॉस सम्मानित प्लांक नियतांक है जो कि h अपॉन 2 पाई होता है। ये h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। अब अगर इसको 2 इंटू 3.14 से डिवाइड कर दोगे, अर्थात 2 पाई से भाग दे दोगे, तो हमें h क्रॉस का मान प्राप्त होगा जो कि 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड प्राप्त होता है। तो v स्थितिज ऊर्जा है जिसका मान सरल आवर्ती दोलित्र के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, तो v की जगह जैसे हम हाफ के एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगा d2 psi by dx2 plus 2m upon h cross square e minus हाफ के एक्स स्क्वायर psi equal to 0। और यहां से हम d2 psi by dx2 minus m के upon h cross square x square psi equal to minus 2m e upon h cross square psi निकाल सकते हैं। तब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो जैसे ब्रैकेट को ओपन करोगे ये क्या हो जाएगा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर माइनस इस 2 से 2 कैंसिल करो, सो km अपॉन h क्रॉस स्क्वायर x स्क्वायर साई
इज इक्वल टू 0। सो d2 साई बाई dx2 माइनस एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जा रहे हो, सो माइनस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। तो इस इक्वेशन से हमको ये मिल जाएगा। नाउ माना एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर। सो एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को आप एल्फा स्क्वायर मान लो एंड 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हम ई मान लेते हैं या एप्सिलॉन मान लेते हैं। सो एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर एंड 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू ई। तो जैसे वैल्यूज यहां पर रखोगे ये क्या हो जाएगा, d2 साई बाई dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ई साई। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। साई का गुणांक एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो साई यहां पर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, यह साई का गुणांक एक्स स्क्वायर है, अतः इसका हल जटिल है, इसलिए हम इसका अनंत स्पर्शी हल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकालेंगे, सिंपल सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि साई का गुणांक एक्स स्क्वायर के रूप में है, अतः इसका हल जटिल है, इसलिए इस स्थिति में हम इसका अनंत स्पर्शी हल ज्ञात करते हैं। तो अब अनंत स्पर्शी हल या एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो जब x का मान अनंत की ओर जाता है तो एक्स स्क्वायर का मान e की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। और समीकरण हमारे पास में थी d2 साई बाई dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ई साई। अब ई साई का मान एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई की तुलना में नगण्य है, इसलिए इसको हम जीरो कर देते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगी, d2 साई बाई dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। माना इस समीकरण का हल साई इक्वल टू ई रेज टू प्लस माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो यदि यह इस समीकरण का हल है तो इसे संतुष्ट करेगा, तो हम इसका डिफरेंशियल निकाल देते हैं। तो जैसे आप इसका अवकलन करोगे d साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू प्लस माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो e की पावर x का e की पावर x, अब इसका करोगे तो प्लस माइनस एल्फा बाई 2 तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अवकलन क्या आ गया, प्लस माइनस एल्फा एक्स ई रेज टू प्लस माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ई रेज टू प्लस माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 हमारा साई है, तो वापस इसकी जगह साई रख दो। तो डी साई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा एक्स साई। तो डी साई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा एक्स साई। अब यहां पर हम साई का सेकेंड डिफरेंशियल चाहते हैं, तो आप वापस डी साई बाई डी एक्स का अवकलन करो, तो वो क्या आएगा, d2 साई बाई dx2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानो, साई का d साई बाई dx प्लस साई को कांस्टेंट मानो और x का हो जाएगा 1। तो वास्तव में इसका अवकलन प्लस माइनस एल्फा x d साई बाई dx प्लस माइनस एल्फा साई है, परंतु हम यहां पर इस फैक्टर को छोड़ देते हैं। तो d2 साई बाई dx2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा एक्स डी साई बाई dx। तो d2 साई बाई dx2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा एक्स डी साई बाई dx, क्योंकि हम अनंत स्पर्शी हल ज्ञात कर रहे हैं। अब ये जो d साई बाई dx है, इसकी जगह आप ये रख दो, तो d2 साई बाई dx2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एल्फा एक्स एंड d साई बाई dx की जगह प्लस माइनस एल्फा एक्स साई। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एल्फा एक्स का होल स्क्वायर इंटू साई, एंड प्लस माइनस एल्फा एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में साई है, तो d2 साई बाई dx2 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई। तो सेकंड डिफरेंशियल हमको ये मिल जाएगा।
अब जैसे ही आप d2 psi by dx2 की जगह ये वैल्यू यहां पर रखते हो तो इक्वल टू 0 हो जाता है, अर्थात इस समीकरण का हल psi इक्वल टू e रेज टू प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आप इसको लेफ्ट में लोगे सो d2 psi by dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर psi इक्वल टू 0, तो ये दोनों समीकरण एक जैसे हैं, अर्थात इस समीकरण का हल psi इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो कण के पाए जाने की प्रायिकता अर्थात मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान घटना चाहिए, इसलिए केवल एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ही दी गई समीकरण का भौतिकीय हल होगा। तो वास्तव में गणितीय रूप से हमें इस समीकरण का हल ये प्राप्त होता है, परंतु यदि हम भौतिकीय रूप से देखें तो जब x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है तो कण के पाए जाने की प्रायिकता अर्थात मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान घटना चाहिए। अब यहां पर अगर हम साई की जगह e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 लेते हैं तो जैसे जैसे x बढ़ेगा साई की वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान बढ़ेगा, परंतु मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान घटना चाहिए, अतः साई का केवल यही हल संभव है। इसलिए साई का केवल e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ही हल संभव है। अब व्यापक हल, अभी हमने अनंत स्पर्शी हल निकाला है, अब हम सरल आवर्ती दोलित्र का व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो माना दी गए सरल आवर्ती दोलित्र का व्यापक हल साई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो ये फैक्टर हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो अगर इसका डिफरेंशियल करोगे सो डी साई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ कांस्टेंट, इसका करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x, तो e रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 का करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड अब e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 को कांस्टेंट मान लेते हैं और f का क्या हो जाएगा df बाई dx, तो d साई बाई dx क्या आ जाएगा f e रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस अल्फा एक्स प्लस e रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू df बाई dx, और ये हमने यहां पर लिखा है। अब इसका सेकंड डिफरेंशियल निकालते हैं। नाउ डिफरेंशियल क्या होगा, e रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 हमारे लिए कांस्टेंट, और यहां पर क्या है df बाई dx माइनस अल्फा एक्स इंटू एफ। सो df बाई dx का d2f बाई dx2 माइनस अल्फा कांस्टेंट, x का एज इट इज छोड़ दिया, f का df बाई dx प्लस x का 1 एंड f का एज इट इज, तो x का 1 कर दिया और f को हमने एज इट इज छोड़ दिया है। नाउ अब क्या करोगे प्लस df बाई dx माइनस अल्फा एक्स इंटू एफ एज इट इज, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो e रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 का एज इट इज और माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 का करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स। अब टोटल अगर हम देखें तो e रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 पूरे में कॉमन है जो यहां पर लिख दिया, अब ब्रैकेट में क्या बचा d2f बाई dx2, तो ये यहां पर लिख दिया, इधर क्या है माइनस अल्फा एक्स df बाई dx और यहां पर क्या है माइनस अल्फा एक्स df बाई dx, सो माइनस 2 अल्फा एक्स df बाई dx। अब क्या बचा यहां पर माइनस अल्फा एफ, सो माइनस अल्फा एफ, और यहां पर क्या बचा है माइनस अल्फा एक्स इंटू एफ माइनस अल्फा एक्स, तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ, सो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एफ,
तो जैसे आप इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशियल करोगे तो हमको ये मिलेगा। नाउ d2 psi by dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस ई साई था। सो हम क्या करते हैं, इस d2 psi by dx2 की जगह ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं और साथ में इस साई की जगह और इस साई की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, d2f by dx2 माइनस 2 एल्फा एक्स df by dx प्लस e माइनस एल्फा इंटू एफ इक्वल टू 0। तो जैसे आप ये वैल्यू यहां पर रखोगे और साई की जगह ये वैल्यू रखोगे तो f की टर्म्स में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2f by dx2 माइनस 2 एल्फा एक्स df by dx प्लस e माइनस एल्फा इंटू एफ इक्वल टू 0। माना y इक्वल टू रूट ऑफ एल्फा एक्स एंड f इक्वल टू h ऑफ y। सो df by dx क्या हो जाएगा, df by dy इंटू dy by dx और यहां से dy by dx क्या आएगा, रूट एल्फा। तो इसकी जगह रूट एल्फा रख दो तो df by dx इक्वल टू रूट एल्फा df by dy। अब यहां पर f का x के रेस्पेक्ट में सेकंड डिफरेंशियल चाहिए तो वापस इसका डिफरेंशियल करो तो ये क्या आएगा, d2f by dx2 is equal to d by dx of df by dx। सो जैसे आप ये वैल्यू यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, d by dx of रूट एल्फा इंटू df by dy। अब रूट एल्फा कांस्टेंट है तो d by dx of df by dy और ये क्या होगा, d2f by dy2 इंटू dy by dx। सो d2f by dx2 की वैल्यू रूट एल्फा इंटू d2f अपॉन dy2 इंटू dy by dx होगी, बट dy by dx इक्वल टू रूट एल्फा। तो वापस यहां पर रूट एल्फा रख दो तो रूट एल्फा इंटू रूट एल्फा एल्फा हो जाएगा। तो d2f अपॉन dx2 क्या हो जाएगा, एल्फा d2f by dy2। So d2f upon dx2 is equal to alpha d2f by dy2। Now जैसे आप d2f upon dx2 की वैल्यू रखोगे और df by dx की वैल्यू भी रख देते हैं तो इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी। तो d2f upon dy2 माइनस 2y df upon dy प्लस इप्सिलॉन बाई अल्फा माइनस 1 इंटू एफ इक्वल टू 0। तो f की टर्म्स में हमको इक्वेशन ये मिलेगी। अब f इक्वल टू एच ऑफ y है, सो df upon dy इक्वल टू dh by dy एंड d2f upon dy2 इज इक्वल टू d2h upon dy2। सो अगर इस इक्वेशन को हम h की टर्म्स में लिखें तो d2f upon dy2 हो जाएगा d2h upon dy2, df by dy हो जाएगा dh by dy और f हमारा h हो जाएगा। सो d2h upon dy2 माइनस 2y dh upon dy प्लस e by अल्फा माइनस 1 इंटू h इक्वल टू 0। यह मानक हर्माइट अवकल समीकरण है, यहां h हर्माइट बहुलक है। तो ये जो समीकरण है ये मानक हर्माइट अवकल समीकरण है, यहां पर h हर्माइट बहुलक है या हर्माइट पॉलिनोमियल है तथा साई हमारा f एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 था। और अगर आप f को h ऑफ y लिखते हो तो साई हमारा क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 h ऑफ y। और h ऑफ y अर्थात हर्माइट बहुलक है सिग्मा p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a p y रेज टू p एंड a p प्लस 2 की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है 2p माइनस e अपॉन एल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 इंटू ए पी। तो ए पी प्लस 2 हमारा ये होगा। अब एल्फा का मान रूट ऑफ एम के बाई एच क्रॉस स्क्वायर था क्योंकि एल्फा स्क्वायर हमने एम के बाई एच क्रॉस स्क्वायर लिया था इसलिए एल्फा हमारा ये है। सो अगर हम साई की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, y की जगह में रूट एल्फा एक्स
एंड h की वैल्यू हमने ये लिख दी है। सो साई एन एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n फैक्टोरियल n रूट पाई होल रेज टू हाफ e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 h ऑफ रूट एल्फा एक्स। तो जैसे ही आप हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू यहां पर रखोगे और ये जो AP है इसकी वैल्यू भी रख दोगे तो इक्वेशन जो हमको मिलेगी वो हमारी ये होगी। अतः दिए गए सरल आवर्ती दोलित्र का व्यापक हल हमें यह प्राप्त होगा। यह सरल आवर्ती दोलित्र का प्रसामान्य आइगन फलन है या यह सरल आवर्ती दोलित्र का हल है। तो हमें सरल आवर्ती दोलित्र का प्रसामान्य आइगन फलन अर्थात साई एन का मान यह प्राप्त हुआ है। अब निष्कर्ष, अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा? चिरसम्मत सीमा अर्थात x इक्वल टू प्लस माइनस a के बाहर प्रायिकता घनत्व मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान शून्य नहीं है, इसका मान परिमित है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इसका मान शून्य होता है। अतः चिरसम्मत सीमा के बाहर भी कण के पाए जाने की निश्चित प्रायिकता है। आद्य अवस्था में अर्थात ग्राउंड स्टेट में माध्य स्थिति पर प्रायिकता घनत्व का मान अधिकतम होता है तथा यह माध्य स्थिति के दोनों ओर घटता है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार प्रायिकता घनत्व माध्य स्थिति पर न्यूनतम तथा इसके दोनों ओर बढ़ता है। प्रायिकता घनत्व का वितरण समरूप या समान नहीं होता है। अब आइगन मान अर्थात ऊर्जा के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो d2h upon dy2 माइनस 2y dh upon dy प्लस e बाई एल्फा माइनस 1 इंटू h इक्वल टू 0 था एंड साई का मान हमने e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 h y निकाला था। यह हल केवल तभी मान्य है जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर साई टेंड्स टू 0 हो। तो यदि y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर साई टेंड्स टू 0 हो तो दिए गए सरल आवर्ती दोलित्र का आइगन फलन हमें यह प्राप्त होगा। परंतु जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 में कमी की अपेक्षा h इन y में वृद्धि अधिक होती है, क्योंकि y इक्वल टू रूट ऑफ एल्फा एक्स था। इसका मतलब एल्फा एक्स स्क्वायर हमारा वाई स्क्वायर है, तो साई एक्स हमारा ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच इन वाई है। तो जब y इंफिनिटिव है तो इसमें कमी की अपेक्षा एच इन वाई में वृद्धि अधिक होगी। अतः ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच इन वाई इक्वल टू 0 जब एच इन वाई के लिए शक्ति श्रेणी का मान शून्य हो। तो जब एच इन वाई के लिए पावर सीरीज ये शक्ति श्रेणी शून्य हो तो ये मान हमारा 0 हो जाएगा। माना शक्ति श्रेणी का मान p इक्वल टू n तक परिमित है तथा a p प्लस 2 का मान ये था। अब यदि हम p इक्वल टू n रखें तो यहां से हमको ये 0 मिलेगा, अर्थात 2n माइनस e बाई एल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2n माइनस e बाई एल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहां से अगर आप e बाई एल्फा निकालोगे तो 2n प्लस 1। अब एल्फा स्क्वायर m के बाई एच क्रॉस स्क्वायर है एंड e बराबर 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है। तो अगर हम e बाई एल्फा निकालें तो e बाई एल्फा क्या हो जाएगा, m के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m के बाई एच क्रॉस स्क्वायर। सो ये क्या जाएगा 2me डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, क्योंकि एक एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ m के
अब एक m हमारा कैंसिल हो जाएगा और रूट में ऊपर m बच जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 2e रूट ऑफ m अपॉन k, और बाहर h क्रॉस है और इसकी वैल्यू क्या है 2n+1 एंड रूट ऑफ m बाई k, क्योंकि ओमेगा नॉट रूट ऑफ k बाई m था, इसका मतलब ये क्या है 1 अपॉन ओमेगा नॉट, सो 2e अपॉन h क्रॉस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2n+1, या e क्या निकल जाएगा e इक्वल टू 2n+1 इंटू हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट, तो e इक्वल टू 2n+1 इंटू हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट, तो en इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस रूट ऑफ k बाई m, और यहां से रूट k बाई m को हमने ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा लिखा है, तो en इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, तो जो बाहर 2 था उस 2 को भी मैंने अंदर ले लिया, तो en की वैल्यू मेरे को ये मिल जाएगी। और अगर n का मान 0 हो तो E0 का मान हाफ h क्रॉस ओमेगा होगा, अर्थात शून्य बिंदु ऊर्जा हाफ h क्रॉस ओमेगा होगी। तो यदि हम क्वांटम यांत्रिकी से सरल आवर्ती दोलित्र का हल ज्ञात करें तो हमें En का मान हाफ h क्रॉस ओमेगा मिलता है, न कि 0 मिलता है। इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं ना। निष्कर्ष, आद्य अवस्था में सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा शून्य नहीं होती है, परंतु चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इस अवस्था में ऊर्जा का मान शून्य होगा। तो चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार En इक्वल टू एन एच न्यू होता है, तो यदि n का मान 0 होगा तो En का मान शून्य होगा, परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार En इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा होता है। तो अगर n की जगह आप 0 कर दोगे तो शून्य बिंदु ऊर्जा का मान हाफ h क्रॉस ओमेगा होगा, या सरल आवर्ती दोलित्र की आद्य अवस्था में ऊर्जा हाफ h क्रॉस ओमेगा होगी। अब मैंने कहा कि En का मान n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा है, तो ऊर्जा आइगन मान केवल क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है, अतः सभी ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट नहीं होते हैं। तो चूंकि En का मान n पर निर्भर करता है, अतः सभी ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट नहीं होते हैं। ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, क्योंकि n की जगह अगर आप 0 रखोगे तो हाफ h क्रॉस ओमेगा, n की जगह 1 रखोगे तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा, n की जगह 2 रखोगे तो 5/2 h क्रॉस ओमेगा। तो ऊर्जा स्तर विविक्त हैं, न कि ये सतत हैं। तो ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं तथा सभी ऊर्जा स्तरों की मध्य दूरी समान होती है, और ये दूरी कितनी होगी, इसमें से ये घटा दो, या 5/2 h क्रॉस ओमेगा में से 3/2 h क्रॉस ओमेगा घटा दो, तो हमको क्या मिलेगा h क्रॉस ओमेगा, अर्थात ऊर्जा स्तर समदूरस्थ होते हैं तथा क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य दूरी h क्रॉस ओमेगा होती है। दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल h न्यू या h क्रॉस ओमेगा होता है। अब यदि हम ऊर्जा स्तर खींचें तो इस प्रकार हमें ऊर्जा स्तर मिलते हैं। तो n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो E की वैल्यू हाफ h न्यू, 3/2 h न्यू, 5/2 h न्यू, 7/2 h न्यू, 9/2 h न्यू, या फिर हाफ h क्रॉस ओमेगा, 3/2 h क्रॉस ओमेगा, 5/2 h क्रॉस ओमेगा, 7/2 h क्रॉस ओमेगा, 9/2 h क्रॉस ओमेगा। तो इस तरह से हमें ऊर्जा स्तर मिलेंगे, और ये सारे ऊर्जा स्तर समदूरस्थ हैं तथा इनके मध्य दूरी h न्यू या h क्रॉस ओमेगा है। तो यहां पर हम आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने सरल आवर्ती दोलित्र के बारे में विस्तृत चर्चा की है। इसी प्रकार हम समय समय पर हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गुड बाय।